कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। राजपुर नाम के गांव में श्याम नाम का एक आदमी अपनी दादी के साथ रहता था। उसकी दादी बहुत बीमार रहा करती थी। श्याम बहुत मेहनती था, लेकिन काम करने के बाद जितने भी पैसे कमाता था वो सारे अपने दादी के इलाज में गवाता था। उसकी एक ही इच्छा थी कि उसकी दादी किसी तरह से ठीक हो जाए। ऐसे ही एक दिन श्याम अपने काम पर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक कुत्ता जख्मी अवस्था में मिला। उसे उस कुत्ते की बहुत दया आई। उसने कुत्ते को उठाया और अपने घर लेकर आया। अरे, ये तुम किसे उठा कर लेकर आए हो? अरे दादी, इसके पैरों में बड़ी चोट आई है, इसीलिए मैंने इसे घर लाया। ये जख्मी है बेटा, तो उसे यहाँ रखो और उसकी मलहम पट्टी करो। श्याम उस जख्मी कुत्ते की मलहम पट्टी कर उसे घर के एक कोने में सुला देता है और खुद भी घर के सारे काम करके सो जाता है। अगले दिन हर रोज की तरह श्याम अपने काम पर जाता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी नौकरी चली गई है। उसका मालिक उससे कहता है, अरे श्याम, मेरा धंधे में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता। साहब, अब हम सब क्या करेंगे? अरे दूसरा काम ढूंढ लो, जल्द ही मिल जाएगा तुम्हें। मैं चलता हूँ। जी साहब। ऐसा बोलकर श्याम और बाकी के सारे लोग वहां से चले जाते हैं। अब श्याम दूसरी नौकरी की तलाश में हर जगह भटकता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। श्याम बहुत निराश हो जाता है। ऐसे ही एक दिन, बेटा, तुम्हें अभी भी कोई भी काम नहीं मिला है ना? सच सच बोलो, मैं तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ। हाँ दादी, मुझे अभी तक काम तो नहीं मिला, जल्द ही मिल जाएगा। हाँ बेटा, मुझे तुझ पर विश्वास है। जल्द ही श्याम को दूसरा काम मिल गया। वो हर रोज काम पर जाने लगा, मगर उस काम के उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से उसकी दादी का ठीक से इलाज नहीं हो रहा था। इसीलिए उस काम के साथ साथ श्याम अलग काम भी करने लगा। बाहर के कामों के साथ उसे घर के काम भी करने पड़ते थे और इस भागदौड़ में वो बहुत थक जाता था। दादी को अपने पोते की हमेशा चिंता लगी रहती थी। ऐसे ही एक दिन श्याम काम करने सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो बहुत थका हुआ था। बहुत भूख लगने की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। क्या हुआ है बाबा आपको? अरे बेटा, बहुत भूख लगी है मुझे, मैंने 5 दिनों से कुछ खाया नहीं। शाम को उस बूढ़े बाबा पर दया आती है और वो अपना डिब्बा उन बाबा को देता है। बाबा, आप इसमें से खाना खा लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शाम ने दिया हुआ खाना खाकर उस बूढ़े आदमी को बहुत अच्छा लगता है। वो शाम को आशीर्वाद देते हुए कहता है, धन्यवाद बेटा, तुमने तुम्हारा खाना आज मुझे दिया, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। ये लो, ये खास तुम्हारे लिए। नहीं नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, ये कड़ा ले लो, मेरे पास बस यही है। मेरी इच्छा है कि तुम इसे पहनो। बाबा, ये आपका है ना, ये आप ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अरे बेटा, ये तुम्हारे लिए है, तुमने इसे पहना तो मुझे अच्छा लगेगा। ये लो। ठीक है बाबा। और हाँ बेटा, याद रखना, ये जादुई कड़ा है, इससे तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। सच में बाबा? अरे हाँ, सच में, मांग कर तो देखो। हे जादुई कड़े, मुझे एक डिब्बा खाना चाहिए। शाम के ऐसे कहते ही बहुत बड़े प्रकाश के साथ उसके डिब्बे में खाना भर जाता है। ये तो सच में जादू हो गया बाबा। बाबा, ये आपके पास था तो आपने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बेटा, मुझे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने इसका इस्तेमाल हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए किया है और अब मैं ये कड़ा तुम्हें दे रहा हूँ, इसीलिए तुम भी इसका इस्तेमाल बाकियों की मदद करने के लिए ही करना। अच्छा, शुक्रिया बाबा। उस दिन काम खत्म करके शाम घर आता है। घर आते ही वो अपने दादी को उस जादुई कड़े के बारे में बताता है। उसकी दादी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। बेटा, मुझे लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। अरे नहीं दादी, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में जादुई कड़ा है। रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। हे जादुई कड़े, मेरी दादी के लिए दाल रोटी दो और मेरे कुत्ते मोती के लिए भी कुछ खाना दो। ऐसा कहते ही वहाँ बहुत बड़ा प्रकाश चमकता है और शाम और दादी के सामने खाना आ जाता है। ये सब देखकर दादी बहुत हैरान हो जाती है। शाम, ये कड़ा तो सच में जादुई कड़ा है, हमारे तो भाग ही खुल गए। इस तरह शाम ने उस कड़े का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उसने अपने साथ साथ गांव के सारे जरूरतमंद लोगों की मदद की। उसने अपनी दादी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में किया और अपनी दादी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा प्रामाणिकता से हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए।
राधापुर नाम के गांव में राम नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर में उसकी माँ शांति और पिताजी राघव रहा करते थे। सारा परिवार राघव पर ही निर्भर था। उनका बेटा राम कुछ भी काम नहीं करता था। राम, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। एक तो तुम पढ़ाई नहीं करते और कोई काम भी करने से कतराते हो। ऐसे कैसे चलेगा? पिताजी, मैं काम करूंगा मगर पढ़ाई नहीं करूंगा। शांति, सुन रही हो? तुम्हारा लाडला क्या कह रहा है? राम, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे तुम्हारे पिताजी के मन को ठेस पहुंचे? माँ, मैंने अब क्या किया? उसका ये आलसी स्वभाव देखकर उसके माँ बाप ने उसे सबक सिखाने की सोची। राम, अगर तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते तो ठीक है, कम से कम काम तो किया करो। अब इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है ना? नहीं। अब तुम्हारा कोई नाटक नहीं चलेगा। पिताजी जैसे बोल रहे हैं वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ। राम सोचते हुए घर से बाहर निकल जाता है। अब मैं क्या करूं जिससे पैसे कमा सकूं? वो जंगल के रास्ते चलने लगता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे वहां एक बहुत बड़ा गुलाब के फूलों का बगीचा दिखाई देता है। उन फूलों को देखकर वो मोहित होकर वहां चला जाता है। तभी उसे वहां से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ, बचाओ, मैं मर जाऊंगा। कोई बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। कौन है? राम को एक आदमी पैर पकड़े हुए दिखाई देता है। क्या हुआ है बाबा आपको? आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे बेटा, मेरी मदद करो, मुझे सांप ने काट लिया है, मुझे अस्पताल लेकर जाओ। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मैं आपको अस्पताल लेकर जाता हूँ, जरा धीरज रखो। राम उस आदमी को अस्पताल लेकर जाता है और उसका इलाज करवाता है। उसे अस्पताल में एडमिट करवा के घर की ओर निकलता है। तभी उसे अपने माँ और पिताजी की बातें याद आती है कि अगर पैसे नहीं कमाए तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैंने आज कुछ पैसे नहीं कमाए और कोई काम भी नहीं किया, अब मैं क्या करूं? घर लौटते समय वो उसी बाग के पास गया जहां पर बहुत सारे गुलाब लगे हुए थे। उस बाग का मालिक भी उस बाग में खड़ा था। राम उसके पास गया। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? जी, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ के एक माली को सांप ने काट लिया। मैं उसे अस्पताल लेकर गया और अब वापस घर जा रहा हूँ। क्या? माली को सांप ने काट लिया? अब मेरा काम कैसे होगा? कौन करेगा मेरा काम? जी, आपको कोई आपत्ति ना हो तो ये काम मैं करूँ? हाँ, तुम कर सकते हो, मगर दिन के सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे और काम भी अच्छा होना चाहिए। जी साहब, चलेगा। इस बाग की अच्छे तरह से देखभाल करनी पड़ती है जिससे बाग फैले फूले, समझे? अगर कुछ कमी नजर आई तो तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जी साहब, चलेगा। राम घर चला आता है और ये खुशखबर अपने माँ और पिताजी से कहता है। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने कुछ तो काम कर लिया। राम, मन लगाकर काम करना, ठीक है? जी पिताजी। अगले दिन से राम उस बाग में काम करने लगा। उसने वहां के सारे कामों को अच्छी तरह से समझ लिया। उसकी कड़ी मेहनत देखकर वहां का मालिक उस पर बहुत खुश था। उसने राम की तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब राम उस बाग की अच्छी तरह से देखभाल करने लगा। उसने एक गुलाब का पौधा लगाया था। कुछ दिनों बाद वो गुलाब का पौधा बड़ा हुआ, मगर उसका रंग बहुत ही अजीब था। ये कैसा अजीब पौधा है? जैसा भी है, देखते हैं इसको कैसा फूल आता है। राम बाग में लगाए गए बाकी पौधों की तरह ही उस पौधे की भी देखभाल करने लगा। धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो गया और उस पर एक फूल आया। वो फूल भी बड़े अजीब रंग का था। राम को वो फूल बहुत पसंद आया। अब वो ज्यादा से ज्यादा समय उसी पौधे के पास बिताने लगा। उस दिन काम खत्म करके वो अपने घर आया। अगली सुबह जब वो काम पर जा रहा था तो उसके पिताजी की तबीयत एकदम से खराब हो गई। उन्हें अचानक चक्कर आने लगा। राम उन्हें उठाकर अस्पताल लेकर गया। राम बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को? मुझे डॉक्टर साहब से बात करने दो माँ, बाद में बताता हूँ। अब राम डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरे पिताजी को? राम, तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम काउंटर पर जाकर 1 लाख रुपए जमा कर दो। डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकता, कुछ कम नहीं हो सकते क्या? अरे ये तो मैंने सिर्फ पहली अमाउंट बताई है, और भी खर्चा बाकी है। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? लगभग 4 से 5 लाख तक आ जाएगा। ऐसा बोल के डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। राम बहुत चिंता में डूब जाता है। उसके पास उतने पैसे ना होने के कारण वो बहुत परेशान हो गया। अरे बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे पिताजी को, बताओ ना। अरे माँ, पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं आता हूँ माँ, तुम पिताजी के पास रुको। हाँ बेटा। अब राम वहाँ से निकलकर उस बाग के मालिक के पास जाता है। क्या हुआ है राम, तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मालिक, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है।
कितने पैसों की मदद चाहिए? मालिक, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे। आज के आज ही अस्पताल में भरने हैं। दोगे ना मालिक? मैं तुझे ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए दे सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। जी मालिक। अब राम गहरी सोच में डूब गया कि आगे क्या किया जाए। उसके पिता के ऑपरेशन का खर्चा वो नहीं निकाल सकता था। ऐसे ही सोचते सोचते वो उस पौधे के पास आकर बैठ गया और वहां बैठकर रोने लगा। तभी उसे वहां से आवाज आई, राम, हे राम, मैं हूँ। कौन है? कौन बोल रहा है? अरे राम, मैं वो अजीब दिखने वाला फूल हूँ, इधर देखो। राम उस फूल की ओर अचरज से देखता है। क्या आप बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई फूल हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे रो क्यों रहे हो? हे जादुई फूल, मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया है और उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूँ? राम, अब रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या आप मेरी सच में मदद करोगे? फूल अपनी जादू से राम को खूब सारे पैसे देता है। राम वो पैसे लेकर बहुत खुश होता है और सीधे अस्पताल जाता है। अस्पताल जाकर वो अपने पिताजी का इलाज करवाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राम अपने पिताजी का अच्छे से इलाज करवाता है। पिताजी ठीक हो जाते हैं और अब राम उन्हें लेकर अपने घर आता है। राम बेटा, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे किया तुमने? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ राम, इतने सारे पैसे तुमने कहाँ से लाए? अब राम अपने पिताजी और माँ को उस जादुई फूल की सारी कहानी बताता है। राम, सच में ये सब भगवान की कृपा है, इसीलिए हम इतने कठिन समय का सामना कर सके। हाँ माँ। अब राम उस बाग में जाता है और उस फूल से कहता है, हे जादुई फूल, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे घर आओगे। हम सब तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। राम, मैं तुम्हारे घर आने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे सुबह की सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हारे घर ले जाना, ठीक है? जैसा तुम्हें ठीक लगे। अगले दिन राम सुबह उठ के ही उस जादुई फूल को अपने घर ले आता है। उसे अपने घर के आंगन में लगा देता है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। अब उस फूल के आशीर्वाद से राम और उसका परिवार एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती और इसी के साथ राम अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी मदद करने लगता है। श्यामपुर नाम के गांव में राघव और शारदा नाम के दाम्पत्य रहा करते थे। वो दोनों खेतों में काम किया करते थे, बहुत मेहनत किया करते थे। उनको एक बेटा था सुरेश। सुरेश बहुत होशियार और होनहार था। पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया करता था और अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता था। पिताजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ। बेटा, मगर उसके लिए तुम्हें कितने पैसे लगेंगे, उसका कोई अंदाजा है? हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा। तुम्हारी इतनी इच्छा होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर सकते। अब राघव और शारदा बहुत नाराज हो जाते हैं। उन्हें नाराज हुआ देख सुरेश भी सोच में पड़ जाता है। वो बाहर चला जाता है और अपने दोस्त सागर से मिलता है। अरे सुरेश, बड़ी सोच में डूबा है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं यार, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना चाहता हूँ, मगर घर वालों के पास पैसे नहीं है। अब आगे क्या करूँ वही सोच रहा था। अरे पढ़ाई के लिए लोन ले ले, इससे तुझे पैसों की मदद हो जाएगी और पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। तेरा ये विचार अच्छा है, मैं घर पूछ के देखता हूँ। सुरेश अपने घर चला जाता है और अपने माँ पिताजी से पूछता है, पिताजी, मैं सोच रहा था कि पढ़ाई के लिए मैं लोन निकाल लूं और बाद में नौकरी लग जाने पर वो सारे पैसे चुका दूंगा। सुरेश, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन लोन लेना यानी 4 गुना पैसा वापस करना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती बेटा। अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी सही बोल रहे हैं। तुम सोच के देखो, इतना पैसा कहाँ से भरोगे? अरे हाँ माँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। एक तरफ मेरा एजुकेशन है और दूसरे तरफ ये पैसे। मैं ऐसा करता हूँ कि फिलहाल कोई नौकरी कर लेता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे और फिर बाद में उनसे विदेश जाऊंगा। ये अच्छा सुझाव है बेटा। थोड़े पैसे कमा लेने के बाद तुम खुद की पढ़ाई कर सकते हो। अब सुरेश ने एक पोस्ट की परीक्षा दी और एक क्लर्क की नौकरी करने लगा। उसे अच्छी खासी तनख्वाह थी। वो अपनी तनख्वाह में से कुछ पैसे अलग रखने लगा। ऐसे ही एक दिन सुरेश के लिए एक शादी का रिश्ता आया। राघव और शारदा ने सुरेश से पूछे बिना ही रिश्ते को हाँ कह दिया। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर थी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। अरे सुरेश, तू जिंदगी भर पढ़ सकता है, मगर शादी की उम्र निकल जाएगी तो वापस नहीं आएगी। कुछ ही दिनों बाद उस लड़की के मुंह दिखाई का कार्यक्रम रखा गया। उस मुंह दिखाई के रस्म के लिए सारा परिवार उनके घर गया। तभी उसकी होने वाली पत्नी रागिनी चाय और नाश्ता लेकर आई। सुरेश उसे देखता ही रह गया। वो दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद आए और उन दोनों की सहमति से शादी तय हो गई। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई और रागिनी अब सुरेश के साथ उनके घर रहने लगी।
ऐसे ही एक दिन, अजी, ये इतनी महंगी और अच्छी किताबें किसकी है? वो किताबें मेरी है रागिनी। क्या सच में? मगर आप तो अभी जॉब कर रहे हो, फिर ये सिर्फ पढ़ने के लिए है या कोई एग्जाम देने के लिए? ये सुन के सुरेश का चेहरा लटक जाता है। अजी, क्या हुआ है? मैंने पढ़ने की बात की तो आपका मुंह उतर गया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं रागिनी, जाने दो। बताइए ना, क्या बात है? अब तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ ना, मुझसे क्या छुपाना? अरे रागिनी, मैं विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करना चाहता था, मगर पैसों की कमी के कारण वो नहीं कर पाया। उसी वजह से मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता था, मगर तुम्हें देख लिया और तुम पसंद आ गई और घर वालों की बात मानकर शादी कर ली। अजी, आप पढ़ना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप आगे की पढ़ाई करिए। मेरी वजह से आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आएगी। और रहा घर का सवाल, तो यहाँ मैं देखभाल करने के लिए हूँ ही। आप निश्चिंत होकर आगे की पढ़ाई पूरी कीजिए। रागिनी की ये बातें सुनकर सुरेश का मन भर आया। माँ जी, पिताजी, ये आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं और मैं भी चाहती हूँ कि ये आगे की पढ़ाई करे। क्या आपकी इसके लिए सहमति है? अरे बहू, तुमने इतना अच्छा विचार किया है, हम ना कैसे कहे। कुछ दिनों बाद सुरेश पढ़ाई करके एंट्रेंस एग्जाम देता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है और अब वो बहुत खुश है। आगे की पढ़ाई के लिए वो दूसरे देश जाने की तैयारी करने लगा। रागिनी भी उसकी मदद करने लगी। अगले ही दिन सुरेश फ्लाइट से विदेश पढ़ाई करने के लिए चला गया। यहाँ रागिनी अपने सास और ससुर के साथ रहने लगी, उनकी देखभाल करने लगी। इसी के साथ साथ उसने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर दिया। वो अलग अलग तरह के कपड़े बनाकर मार्केट में बेचने लगी। धीरे धीरे उसने कुछ जरूरतमंद औरतों को अपने साथ ले लिया और अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ाने लगी। वहाँ सुरेश भी विदेश में पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। कुछ साल बीत गए। अब रागिनी एक अच्छी बिजनेस वूमन बन गई और वहाँ सुरेश भी एक उच्च शिक्षित आदमी बन गया था। उसे वही विदेश में एक नौकरी लगी थी। उसने ये बात बताने के लिए घर पे फोन किया। हेलो माँ, मुझे यहाँ विदेश में नौकरी लग गई है, यहाँ पर मैं अच्छी तनख्वाह भी ले रहा हूँ। ये खबर सुन के रागिनी का मन बैठ जाता है और वो सोच में पड़ जाती है। अरे रागिनी बहू, क्या हुआ है? किस सोच में डूबी हो तुम? माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मैंने इतना बड़ा ये बिजनेस शुरू किया है, ये हमने इनको अब तक इसलिए नहीं बताया ताकि हम उन्हें एक अच्छा सरप्राइज दे सके। अगर ये मुझे विदेश लेकर जाने की सोचने लगे तो मेरा यहाँ के बिजनेस का क्या होगा? मैं क्या करूँ माँ जी? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ महीनों बाद सुरेश को भारत के एक पुरस्कार समारोह का आमंत्रण आता है। उस समारोह में सफलता हासिल किए हुए लोगों को पुरस्कार दिया जाता था। वहाँ रागिनी को भी आमंत्रित किया गया था। पिताजी, माँ जी, मुझे एक समारोह में आमंत्रण आया है। उन्होंने मेरा सत्कार करने के लिए मुझे वहाँ बुलाया है। सच में बहू, ये तो बड़ी गर्व की बात है हमारे लिए। बहू, हम तीनों साथ में ही तुम्हारा समारोह देखने जाएंगे। अब समारोह के दिन रागिनी अपने सास और ससुर को लेकर अच्छी तरह तैयार होकर समारोह में जाती है। उनके आने से पहले ही सुरेश वहां मौजूद था। समारोह की शुरुआत होती है। समारोह इतना बड़ा था कि बहुत लोग होने के कारण ज्यादातर लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। इस भारत की शान, हमारे देश के युवा जो उच्च विद्या विभूषित है, इस पुरस्कार के लिए मैं मिस्टर सुरेश को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। सुरेश का नाम सुन के रागिनी हक्का बक्का रह गई। उसके माता पिता को बहुत आनंद हुआ कि उनका बेटा भारत में लौट आया था और उसे पुरस्कार भी मिल रहा था। रागिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। सारे लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया। सुरेश को पुरस्कार देकर विभूषित किया गया। सुरेश जाकर अपनी जगह पर बैठ गया और तभी रागिनी का नाम घोषित किया गया। मैं स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ इस देश की एक नवयुवती जो जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और उन्हें साथ लेकर एक बहुत सफल बिजनेस वूमन है, मिस रागिनी। सुरेश अपनी पत्नी को देखते ही रहता है। रागिनी स्टेज पर जाती है और पुरस्कार स्वीकार कर कर कुछ शब्द बोलती है। आज मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब बिजनेस वूमन हूँ जिसे एक ही दिन 2 खुशियाँ मिली है, एक मेरा अवार्ड और दूसरे मेरे पति का अवार्ड। मैं इसका श्रेय मेरे सास ससुर को देती हूँ जिन्होंने मेरी हर समय में सहायता की है। थैंक यू। ऐसा कहकर रागिनी स्टेज से नीचे उतरती है। तभी सुरेश उसके सामने आकर खड़ा होता है और उससे कहता है, रागिनी तुम यहाँ, और तुम्हें ये पुरस्कार भी मिला? तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारा बिजनेस है। अजी, मैं आपको ये बात बता देती तो मैं आपको आज ये सरप्राइज नहीं दे सकती थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ रागिनी। और मैं भी आपके लिए बहुत खुश हूँ कि आपने आपका मनचाहा मुकाम हासिल किया। रागिनी और सुरेश अपने माँ बाप के पास जाते हैं, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं।
आज मेरे दोनों बच्चों ने मेरा सर ऊंचा कर दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, बहू रानी, ऐसे ही अपने काम में तरक्की करो, बहुत खुश रहो। चलो अब घर जाते हैं। राघव और शारदा एक नौकर को बुलाकर गाड़ी निकालने कहते हैं। रागिनी की गाड़ी देखकर सुरेश चौंक जाता है और उसकी तरक्की पर बहुत खुश होता है। गाड़ी में बैठकर सारे घर चले जाते हैं। घर जाते ही सुरेश देखता है कि अब उनके पुराने घर की जगह एक आलीशान बंगला था। माँ, ये हमारा घर है? हाँ बेटा, ये हमारा ही घर है। माँ, मैं अब विदेश में नौकरी नहीं करूंगा, मैं यही अपने घर वापस आऊंगा। ये खबर सुन के रागिनी और उसके घर वाले बहुत खुश हो गए और इस प्रकार उनका पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बुरहानपुर नाम के गांव में राघव और सागर ऐसे दो बहुत अच्छे दोस्त रहते थे। वो अपने अपने काम में खुश थे। एक दिन राघव अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर चला जाता है और सागर गांव में खेती करने का काम करता है। बहुत दिन बीत जाते हैं। राघव और सागर अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। राघव को अब नया जॉब मिल जाता है और उसके चलते उसे बहुत पैसों की कमाई होती है। अब वो गांव में थोड़ी बहुत जमीन भी खरीद लेता है। दोनों भी दोस्त शादियां कर लेते हैं। उस गांव में अब सागर और उसकी पत्नी कविता दोनों भी खेतों में काम किया करते हैं और राघव और उसकी पत्नी सुगना दोनों भी बहुत खुश है। राघव को गांव की बहुत याद आती है, मगर इतने पैसों वाला जॉब भी उसे छोड़ा नहीं जाता। देखते देखते उन दोनों की शादी को 1 साल गुजर जाता है और दिवाली की छुट्टियों में राघव 20 दिन की छुट्टी निकालकर गाँव आता है। अरे आओ आओ मेरे दोस्त, कितने दिनों बाद आए हो। अब थोड़े दिन यहाँ पर रुकोगे ना? हाँ हाँ रहूंगा ना, पूरे 20 दिनों की छुट्टी निकाल कर आया हूँ। नमस्ते भाभी, चलो आप पहले हमारे घर चलो, खाना हो जाए तो बाद में शांति से अपने घर पर जाना। ठीक है भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो आप? आपका सफर कैसे रहा? नमस्ते भाभी, सफर मस्त था। ऐसा कह के वो अंदर चली जाती है और कविता राघव और सागर के लिए पानी लेकर आती है। अरे भाग्यवान, अब क्या पानी से ही पेट भरोगी? चलो खाना परोसो, जोर से भूख लगी है। हाँ हाँ, उन्हें हाथ मुंह तो धोने दो, तब तक मैं खाना परोस देती हूँ। अब कविता खाना परोस देती है। सब खुशी खुशी खाना खत्म कर देते हैं। भाभी, खाना बहुत ही लाजवाब बनाया था। हाँ कविता, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। गाँव आने के बाद राघव भी अब खेती करने लगा था। वो और सागर दोनों मजे से खेतों में काम किया करते थे। ऐसे ही एक दिन काम करते करते राघव बहुत थक गया। अरे सुगना, जरा पानी लाना तो, गला बहुत सूख गया है। ठीक है, देती हूँ। सुगना अपने पास वाले घड़े में देखती है तो उसका पानी खत्म हो गया था। अब वो बोरवेल का बटन स्टार्ट करके वहां से पानी लेने जाती है। बोरवेल के पास जाते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बोरवेल का पानी भरने के लिए उसने अपना घड़ा पानी के नीचे पकड़ा और तभी वहां से एक हाथ निकलकर सुगना को उस बोरवेल में खींचने की कोशिश करने लगा। अजी सुनते हो? अरे ये हाथ मुझे खींच रहा है। अरे बचाओ, अरे मर गई मैं तो। अरे छोड़ ना नासपिटे, तेरा क्या बिगाड़ा है मैंने? अरे सुगना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम उस बोरवेल में जाकर क्यों खड़ी हो? चलो आओ। अरे ये मुझे अंदर की तरफ खींच रहा है, बचाओ मुझे। अब राघव सुगना का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचने लगता है। राघव के गले का ताबीज देखकर वो भूत उसे छोड़ देता है। अच्छा हुआ जी आपने मुझे खींच लिया, वरना ये बोरवेल तो मुझे मार ही डालता। सुगना और राघव घर चले जाते हैं और सुबह उठकर अपने दोस्त सागर के यहाँ जाकर कल जो हुआ वो घटना विस्तार से उसे बताते हैं। अरे राघव, मैं इस भूत प्रेत पे विश्वास नहीं रखता, मगर तूने जो जमीन ली है ना, उसकी बोरवेल बहुत पुरानी है और लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत का साया है। मैं इन बातों को नहीं मानता, इसलिए मैंने तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा। अब क्या करे? सुगना भी बहुत डर गई है, अब खेत में जाने का नाम ही नहीं लेती। अब मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। अरे राघव, निकल जाना समस्या का हल तो नहीं है ना, और तुम निकल कर कभी ना कभी तो वापस आओगे ही अपनी जमीन के पास। क्या तब भी भाग जाओगे? समस्या भागने से और बढ़ेगी, और समस्या का समाधान कर दिया तो कम हो जाएगी। हाँ, तुम बोल रहे हो वो भी सही है, उस भूत का ठिकाना लगाना ही पड़ेगा। अब वो दोनों उस रात को खेत में चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो बोरवेल को शुरू कर देते हैं और चुपचाप एक जगह खड़े होकर सब देखने लगते हैं। कुछ देर बाद उस बोरवेल से एक चुड़ैल बाहर निकलती है और जोर जोर से आवाजें करने लगती है। कौन है? किसने मुझे बुलाया है? आज तो मैं सबको खा जाऊंगी। कहाँ मर गए सबके सब? अरे सागर, हमने कोई गलती कर दी क्या? अब क्या करें? इससे कैसे बचे? डरो मत, अब हम इसके बोरवेल में जाने का इंतजार करेंगे। चुपचाप खड़े रहो। अरे मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करें? चलो भाग चलते हैं। चुपचाप खड़े रहो यहाँ पर, आवाज मत करो। सागर और राघव पेड़ के पीछे छुपकर उस चुड़ैल को देखते रहते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद भी कुछ खाना ना मिलने की वजह से चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
तभी उसे खेत में एक कुत्ता नजर आता है। वो उस कुत्ते के पास जाकर उसे खा जाती है। ये सब देखकर राघव और सागर डर के मारे पानी पानी हो जाते हैं। अब चुड़ैल वापस बोरवेल के अंदर चली जाती है। सुबह हो जाती है और राघव और सागर अपने घर चले आते हैं। अरे सुगना, सच में वहाँ पे भूत है। तुम कल बोल रही थी ना, वो सही है। हमने कल ही हमारी आंखों से भूत को देखा है। मगर हमारी बात का कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर हम गांव वालों को ये बात बताएंगे तो वो हमें पागल कहेंगे। मगर क्या किया जाए जिससे सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे? अजी, मेरे विचार से हमें बोरवेल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए, जिससे हमारे हाथ सबूत आ जाएगा। ये अच्छी कल्पना है। अब राघव उसी दिन जाकर एक सीसीटीवी कैमरा लेकर आता है और एक इलेक्ट्रिशियन की मदद से उसे खेत में फिट करवा देता है। अब एक औरत उस बोरवेल पे पानी पीने के लिए आती है। बचाओ, ये नासपिटी ने मुझे पकड़ लिया है। बचाओ, बचाओ मुझे। वो चुड़ैल उसे भी खा डालती है और बोरवेल में चली जाती है। ये सब सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और सुबह जब राघव और सागर खेत में आते हैं तब वो सीसीटीवी फुटेज लेकर घर आते हैं। फुटेज चेक करने के बाद उन्हें दिखाई देता है कि किसी औरत को वो चुड़ैल खा गई। अरे सागर, ये औरत कौन है? हमारे गांव की है क्या? हाँ, अरे ये हरिया की बीवी लक्ष्मी है। ये कल उस भूतिया बोरवेल पे पानी लेने के लिए गई थी और उसका पति इसे गाँव में ढूंढ रहा है, मगर ये कहीं मिली नहीं। अरे कैसे मिलेगी इसको? उसे तो वो चुड़ैल खा गई। अब क्या करे? जब भी कोई बोरवेल स्टार्ट करेगा ये लोगों को आकर मार डालेगी और खाकर चली जाएगी। अब हमें ही कुछ करना होगा। अब दोनों गांव के सरपंच जी के पास चले जाते हैं। वो अपने साथ सीसीटीवी का फुटेज भी लेकर जाते हैं। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते, आइए ना। सरपंच जी, आपकी थोड़ी सहायता चाहिए थी। कैसी सहायता चाहिए आपको? मेरे खेतों में भूत का साया है। वो चुड़ैल बोरवेल में रहती है। हमें उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक एक करके गांव वालों की जान चली जाएगी। ऐसा थोड़ी ना होता है, हम भूत नहीं होते हैं। हमें पता था कि हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा एक बात बताओ, हरिया की पत्नी लक्ष्मी अचानक से गायब कैसे हो गई? अब वो मुझे क्या पता, उस हरिया को ही मालूम होगा। अब राघव और सागर सरपंच जी के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें हरिया मिलता है। तुम बाबू गांव से आए हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे छुट्टियों में यहाँ आया था। यहाँ तो कुछ अजीब सा ही दिख रहा है। अब मेरा ही ले लो। मेरी पत्नी के साथ कोई झगड़ा नहीं, कोई बवाल नहीं, फिर भी कहाँ चली गई क्या पता। अब तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ, सब तरफ देख लिया। चलो तुम मेरे साथ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब राघव के साथ हरिया उसके घर चला जाता है। राघव और सागर एक जगह बिठाकर उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं। वो सब देखकर हरिया हैरान हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। वो तुरंत राघव के खेत के बोरवेल के पास जाता है और वहां बैठकर रोने लगता है। राघव और सागर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता। हरिया अकेला ही उस बोरवेल के पास रोते बैठता है। अब रात हो जाती है। उस खेत के रास्ते से कुछ डाकू गुजर रहे होते हैं। उन्हें बहुत प्यास लगती है तो वो बोरवेल के पास पानी पीने के लिए आते हैं। तभी उनकी नजर हरिया पर पड़ती है। अरे भाई, क्या हुआ? ऐसे क्यों बैठे हो? मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं क्या करूं? अरे हुआ क्या है वो तो बता, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। बोल। इस बोरवेल ने मेरी बीवी को खा डाला है, अब मैं क्या करूं? अरे ऐसा भी कभी हुआ है क्या कि किसी बोरवेल ने किसी की जान ले ली? अरे कल्लू, जरा बोरवेल का बटन तो दबाओ। हाँ सरदार, शुरू करता हूँ। कल्लू के बटन स्टार्ट करते ही उस बोरवेल से अलग अलग आवाजें आने लगती है। वो सुन के हरिया डर जाता है और दूर खड़ा रहता है। तभी कल्लू और कालिया पानी पीने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और तभी उस पानी में से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर आता है और कल्लू को खींचकर वो चुड़ैल खा लेती है। कौन है रे? हम डाकुओं पर हाथ डालने की किसकी हिम्मत हुई? बाहर आओ। अब भूत बोरवेल से बाहर आती है। चल, आ गई बाहर। अब क्या करेगा तू कालिया? अरे चुड़ैल जी, छोड़ दीजिए, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। अब कहाँ गई तेरी बड़ी बड़ी बातें? हाँ, बहुत दिनों से भूखी हूँ, आज पेट भर के खाना खाऊंगी। ऐसा कहते ही भूत उसे खा डालती है। हरिया पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा होता है। कल भी और आज भी मुझे अच्छी मेजबानी मिल गई, अब कल का इंतजार रहेगा। अरे ये नासपीटी तो मुझे भी खा जाएगी, इसका कुछ तो करना होगा, ये किसी को नहीं छोड़ेगी। ऐसा कह के हरिया वहां से चला जाता है। अब राघव और सागर सोचते हैं कि उस भूत का क्या किया जाए, मगर फिलहाल उन्हें कोई उपाय नहीं मिल रहा। अभी वो भूत उस बोरवेल में ही है। अगर आपको इस भूतिया बोरवेल का पार्ट 2 देखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए
और हमारी अगली आने वाली कहानी का इंतजार कीजिए।